हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। उसका लेक्चर नंबर ये थर्ड है। तो लेक्चर नंबर थर्ड का जो टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये सारे अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं। इसको हम अच्छे से सीखेंगे। और फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर जो था उसमें हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन वगैरह, अकाउंटिंग क्या है वो समझा था। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में बात करें तो देखिए इतनी सारी ब्रांचेज है इसकी, जिसमें फर्स्ट नंबर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आप बोलेंगे सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसकी ब्रांच कैसे हो गई? एक्चुअल में ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ये ब्रांच है किसकी? अकाउंटिंग की। जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, तो पेड़ है अकाउंटिंग का, उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ये 6 टाइप्स की हैं, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आता है। तो ये सारी अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं। तो अकाउंटिंग वही है, पिलर वही है अकाउंटिंग, लेकिन उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसमें हमारा मेन फर्स्ट ईयर में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हमारे सेकेंड ईयर में कुछ यूनिवर्सिटी में कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है, फिर फाइनल ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना। और ये सारे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जब हम एडवांस स्टडी करते हैं तो ये सब भी हमको देखने को और पढ़ने को मिलता है। जैसे बीकॉम के बाद अगर आप एमकॉम वगैरह करते हैं, एमबीए करते हैं, तो आपको ये भी देखने को और पढ़ने को मिलता है। अभी हमारे यहाँ पर बीकॉम के अंदर इनसे रिलेटेड टॉपिक हमको देखने को मिलेंगे। ओके, आइए हम देखते हैं कि इन ब्रांचेज में क्या डिफरेंसेस है। अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग होती है, तो इतनी सारी ब्रांचेज क्या है? क्या ये सारी ब्रांचेज डिफरेंट है? हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, इनमें बहुत सा डिफरेंसेस हैं। तो वो अंतर क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, हिंदी में इसको वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, अब मैं जो आगे बोलने वाला हूं उनको अच्छे से समझना, ताकि इनके बीच में डिफरेंस भी पता चलेगा और आपको ये भी पता चलेगा ये सब्जेक्ट एक दूसरे से सेपरेट कैसे हैं और ये है क्या, वो आराम से आप 1-2 लाइन में उनका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हिंदी में वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब इतना सा है, इसमें हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बताता है कि आपका जो बिजनेस है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में 1 ईयर के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या फिर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बताता है कि आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ और आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है। ये हम फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और प्रॉफिट हम पता करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बना करके। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद इतना सा है कि आपने जो 1 ईयर तक बिजनेस किया, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए, उन पूरे बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेडिंग पीएनएल बना करके। और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है, आपके पास एसेट्स कितनी है आपके बिजनेस में, वो फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति पता चलती है बैलेंस शीट से। तो ये पूरा हिसाब किताब जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड कराता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पूरा का पूरा बताता है प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं ना, तो वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसको बनाने में कितना खर्चा लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ भी बताऊं कि भैया ये जो है ये एक मोबाइल है, ठीक है। अब इस मोबाइल फोन को बनाने की कॉस्ट कितनी, इसको बनाने में कितना खर्चा आया, हाँ उसके बाद में इसको सेल करने में कुछ और एफर्ट्स लगे होंगे, फिर इसमें अपना मार्जिन जोड़ के, टैक्स जोड़ के इसको बेचा गया होगा, और कंपनी ने भी प्रॉफिट कमाया, गवर्नमेंट को टैक्स गया होगा, लेकिन इसको बनाने में कितना खर्चा लगा पहले वो पता करना पड़ेगा ना। फिर उसके अंदर हम अपना मार्जिन जोड़ेंगे। जैसे एक चिप्स का पैकेट आता है, 10 रुपए का चिप्स का पैकेट आता है, तो आपको पता है क्या उसके अंदर जो मटेरियल है, जो चिप्स हैं, क्या वो 10 रुपए है, 10 रुपए की है वो? नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, आपको भी पता है। क्यों? क्योंकि 10 रुपीज में प्रॉफिट भी शामिल है, पैकेजिंग भी शामिल है, जो पैकिंग की गई है उसका खर्चा भी उस 10 रुपए में शामिल है, और इसके अलावा ट्रेवलिंग वो भी शामिल है ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी शामिल है। अच्छा, उसके अलावा मार्जिन बिजनेसमैन का शामिल है और किराने वाले के शामिल है जो बेच रहा है। तो इसका मतलब बहुत बड़ी लेयर है। तो उस लेयर की स्टार्टिंग कॉस्ट से होती है ना। सबसे पहले भैया चलो
ये कॉस्ट आ गई अगर किसी चीज को बनाने की 10 रुपए, तो अब उसको 10 रुपए में सेल कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो वो सबसे पहले पता किया जाता है कि कॉस्ट कितनी है। तो मान लेते हैं भाई वो चिप्स का पैकेट जो है उसके अंदर जो ग्राम्स के अंदर या जो क्वांटिटी के अंदर जो चिप्स रखी गई है, केजी में तो नहीं होगी, ग्राम्स वगैरह में ही होगी, तो वो मान लेते हैं 5 रुपीज। फिर उसके ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं 1 रुपीज। फिर उसके बाद में जो पैकिंग है उसका खर्चा आ गया, मान लेते हैं 1 रुपी। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है उसका मार्जिन है 2 रुपीज। तो ये कितने हो गए देखो। और जो सेलर है यानी कि ट्रेडर है उसका मार्जिन है 1 रुपीज। तब जाके ये 10 रुपीज इस चिप्स की प्राइस हुई है। तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? कॉस्ट पता करना पड़ेगा ना। तो ये भी कॉस्ट है, ये ट्रेवलिंग भी कॉस्ट है, पैकेजिंग भी एक तरह की कॉस्ट ही मानी जाती है। तो इन टोटल देखा जाए तो 516 और ये 7 रुपीज कॉस्ट है और 3 रुपीज का प्रॉफिट है, 10 रुपीज हो गया। ये मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूं आपको, ये समझाने की बात कर रहा हूं कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और उसके अलावा ट्रैवलिंग वगैरह के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के खर्चे जोड़ दिए जाते हैं और कॉस्ट आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की या उसको सेल करने की कॉस्ट। उसके बाद उसमें मार्जिन जोड़ दिया जाता है, प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है, वो बेचा जाता है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें आगे बहुत सारे मेथड्स बताती है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि क्या कहीं ये कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही है, क्या इस कॉस्ट को कम किया जा सकता है। सारी कंपनियां कॉस्ट कटिंग में लगी हुई रहती हैं ताकि एक तो उनका मार्जिन बढ़े और एक कंपटीशन में वो आराम से जो है फाइट कर पाए। तो कॉस्ट कटिंग में लगी रहती है और वो कैसे हो सकती है वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सीखते हैं। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बीकॉम में पढ़ने को मिलता ही मिलता है। कई बार फर्स्ट ईयर में मिल जाता है, कई बार सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट होता है, कई बार फाइनल ईयर में होता है। और हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी कोचिंग कराते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी कराते हैं। ओके, फिर आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये हमें बताता है डिसीजन लेने में हेल्प करता है। क्या लेने में? डिसीजन। जो मैनेजर्स होते हैं जिनको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं फ्यूचर में कि हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करना है, क्या नई पॉलिसी लेके आनी है, कैसे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना है ना। तो वो सब का सब डिसीजन यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लिया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये किया जाता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका डेटा ले लेते हैं मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा ले लेते हैं और फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को अपने सामने रखते हैं और फ्यूचर में क्या करना है, कैसी पॉलिसीज रखनी है, ये सब डिसीजन लिया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अधिकतर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है बीकॉम के अंदर, बीकॉम फाइनल ईयर में हमें पढ़ने को मिलता है। ओके, तो ये 3 तो आपके सब्जेक्ट है। एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और होता है, वो उसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जगह रख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में यही फर्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं उनकी की जाती है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो की जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, यानी कि जो कंपनीज होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जितनी भी कंपनीज होती है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हिसाब से चलती हैं और बाकी जो बिजनेसेस हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से चलते हैं। ओके, तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिर ये 4, 5, 6, ये एडवांस जब आप स्टडी करते हैं तब आपको ये तीनों सब्जेक्ट और देखने को मिलते हैं। 3 ब्रांचेज और अकाउंटिंग की आती है, लेकिन यहां पर बीकॉम के अंदर आपको इनका इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ने को इनसे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, आपको पता ही है, तो इसके नाम से पता चलता है इन्फ्लेशन। इसके अंदर हम ये पता करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर कि इन्फ्लेशन की रेट क्या है, इन्फ्लेशन किस दर से बढ़ रहा है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। तो हमारे बिजनेस कैसे बच के रहेगा? तो हमारे बिजनेस पर इन्फ्लेशन का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मार्केट में रेपो रेट बढ़ रही है, रेपो रेट तो समझते होंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, चलो इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर बैंकें बढ़ा देती है तो उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस में कितना पड़ेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमारा बिजनेस जो है कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं हम। अब मान लेते हैं अगर इंटरेस्ट की रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है बैंकों में तो हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारे बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोग जो है कार्स, बाइक्स वगैरह जो है वो इंस्टॉलमेंट में लोन लेके लेते हैं। अगर लोन महंगा हो गया तो लोग लेना बंद कर देंगे, तो हमारी सेल पे
उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर पता चलती है कि जो इन्फ्लेशन की रेट है हमें उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। जो इन्फ्लेशन की रेट है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की, तो वो हमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलती है। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जिसको HRA बोलते हैं। HRA डिपार्टमेंट होता भी है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है ना। ह्यूमन मतलब हम लोग, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो बिजनेस के अंदर अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उनको दिखाते हैं। लेकिन वो एसेट्स, लायबिलिटी, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह हमने सब दिखा दिया, लेकिन ह्यूमंस भी तो काम करते हैं किसी बिजनेस के अंदर। और अगर ह्यूमंस ही नहीं होंगे तो उन मशीनरी को, उस बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा? चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो वर्कर हो, है ना। हर तरीके के लोगों की जरूरत होती है ना बिजनेस में, तभी तो बिजनेस चलता है। तो उस ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग भी तो की जानी चाहिए, क्योंकि हम बाकी सब चीज़ों की अकाउंटिंग करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की तो करते ही नहीं है कि कौन सा एम्प्लॉय हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये मैंने कभी देखा। तो कुछ कंपनीज क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी करती है। जो उसके एम्प्लॉयज़ है, जो उसके की मैन पर्सन्स है, जो उसके मैनेजर है, जो उसके बिजनेस को संभाल के बैठे हैं, उनकी भी अकाउंटिंग की जाती है। लेकिन ये अकाउंटिंग जो है वो कंपलसरी नहीं है। कोई भी कानून ये नहीं बोलता है कि आपको ये अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। तो कंपनी अपनी मर्जी से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जरूर करती है, बाकी ये कंपलसरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसको CSR भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनीज के अंदर सेक्शन भी है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, वहां आप देखने पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है, इसके अंदर क्या होता है, देखो ये बोलता है कि कोई भी, आपने 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा कि कोई भी बिजनेस होता है वो सोसाइटी से चलता है। देखो सोसाइटी से ही कोई एक बंदा आया जिसको हम ऑनर बोलते हैं या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और उसने बोला मैं बिजनेस करूंगा। उसके बाद उसने सारा कैपिटल भी सोसाइटी से लिया, उसने सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से लिए, मैनेजर सोसाइटी से आया, वर्कर सोसाइटी से आए, सब चीजें सोसाइटी से वो लेके आया। उसके बाद उसने एक प्रोडक्ट बनाया, और वो प्रोडक्ट भी वापस किसको बेच रहा है? सोसाइटी को, समाज को, लोगों को। तो सब कुछ समाज से ही तो आया है। तो इस बिजनेस की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज के लिए कुछ करे। अब कुछ क्या करे? एक तो कुछ अच्छा करे, मतलब कुछ ऐसी चीज समाज को ना बेचे, सोसाइटी को ना बेचे जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो, है ना, जो सोसाइटी को डेंजर में डाल दे, ऐसा कुछ नहीं बनाए। ओके, और इसके अलावा अगर बिजनेस की वजह से सोसाइटी को कुछ भी नुकसान होता है तो उसके लिए वो कुछ कदम उठाए। जैसे इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो सोसाइटी, बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पॉल्यूशन के लिए कुछ काम करे, है ना। तो हर बिजनेस जो है सोसाइटी पे डिपेंड रहता है। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस ने, अगर मान लेते हैं कोई बिजनेस है और उसने सोसाइटी को डेंजर में डाल दिया, तो सोसाइटी रहेगी नहीं, तो फिर बिजनेस कहाँ करोगे, किसको बेचोगे? इसलिए सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक बिजनेस की, और एक बिजनेस को उस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग भी करनी चाहिए। और ये कंपनीज एक्ट 2013 वगैरह वगैरह और भी एनवायरमेंटल एक्ट वगैरह बने हुए हैं, वो कंपलसरी भी करते हैं कि कोई भी बिजनेस है उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ ऐसी चीज़ ना बनाए जिसको समाज को कुछ नुकसान हो। अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसके नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए, ये सब चीज़ों की अकाउंटिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने CSR बोला, CSR ये बोलता है कि हर कंपनी को अपने जो टर्नओवर है, अपना जो सेल्स है, उसका कुछ परसेंटेज समाज की भलाई के लिए, एनवायरमेंटल के लिए, लोगों के लिए खर्च करना चाहिए, और उसकी उसे अकाउंटिंग भी करनी चाहिए। क्योंकि सोसाइटी अगर डेंजर में चली गई तो बिजनेस ही नहीं रहेगा, है ना। तो ये सारी अकाउंटिंग जो है, ये ब्रांचेज है अकाउंटिंग की जो हमें पढ़ने को मिलती है। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो हम BCom में ही पढ़ते हैं, और बाकी जो ये टॉपिक्स है ये एडवांस स्टडी जब हम करते हैं तब पढ़ते हैं। जैसे MCom हो गया, MBA हो गया, BBA हो गया, है ना, MBA में पढ़ते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ये ब्रांचेज है अकाउंटिंग के, आई होप आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट अब हम जो है आगे लेक्चर नंबर जो 4 आएगा उसके अंदर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG4 BCom,
वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस वगैरह और जो हमारी ऐप पर पेड क्लासेस चलती है उसके डिस्काउंट वगैरह के बारे में डिटेल मिलती रहती है। तो @CWG for BCom ये हमारे टेलीग्राम आईडी है। और कॉमर्स वाले गुरुजी CWG की फुल फॉर्म कॉमर्स वाले गुरुजी, ये हमारी ऐप का नाम है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर में जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और हमसे लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं ऐप पर, जो कि पेड है। इसके अलावा यही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है कॉमर्स वाले गुरुजी, ये लिखेंगे तो आप हमें इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो कैसा लगा ये वीडियो, समझ आया नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने सजेशन भी ज़रूर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।